फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई में। और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसे स्टार्ट करने से पहले हमने ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन राजपूत्स के बारे में सारी चीज़ें जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वो डिस्कस की हुई हैं, और मोहम्मद गोरी, महमूद गजनी, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में एंशियंट हिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी या आपका यूपीएससी पीईटी जो है वो हो गया आपका, या डीएसएसबी के आपका जो पार्ट 1 है वो सारे के सारे एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल होने वाली है आपकी वीडियोस। और यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है आपका कि इनके साथ आपको नोट्स भी जो है वो भी प्रोवाइडेड होते हैं, साथ में आ रहे होते हैं, तो आपको उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब चाहें तब वीडियो पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ें। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारी दिल्ली सल्तनत की। तो जो दिल्ली सल्तनत है, अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत होती है 1206 एडी में। और शुरुआत कैसे होती है कि इससे ऊपर जो है हमने महमूद गोरी के बारे में पढ़ाई की थी। तो जो महमूद गोरी था उसका एक कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है जो हमारा महमूद गोरी था उसके बाद पावर लिया, और पावर ऐसे लिया उसने कि उसने एक अपनी खुद की डायनेस्टी बना ली, और उस डायनेस्टी का नाम था स्लेव डायनेस्टी, या फिर ममलुक डायनेस्टी भी हम उसे उस ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो 1206 एडी में दिल्ली सल्तनत की आप शुरुआत देखेंगे, एक के बाद एक यहाँ पर आपको अलग अलग बहुत सारे जो हैं राजा महाराजा जो आते हुए दिखाई देंगे। सबको दिल्ली का ताज चाहिए था, दिल्ली का तख्त चाहिए था। तो सबसे शुरुआत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है स्लेव डायनेस्टी की, और 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक दिल्ली सल्तनत जो है वो चली है। अभी बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो इनकी शुरुआत है 1206 एडी में ऑब्वियसली, और इनकी एंडिंग है 1211 एडी में। तो हुआ क्या था कि ये जो है पावर में आना स्टार्ट हुए लगभग जून 1206 के अराउंड में। और ये बहुत ही ज़्यादा एक स्लेव थे जो हमारे गोरी थे उसके, लेकिन उसके बाद भी ही वॉज नोन फॉर हिज एक्सट्रीम डोनेशंस। तो इस वजह से ही इज गिवन टाइटल ऑफ लक्ष बख्श। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या टाइटल्स दिए गए थे, तो उनका जो सबसे मेन टाइटल था दैट इज लक्ष बख्श। और इसका जो उल्टा है वो भी पूछा जा सकता है आपसे कि लक्ष बख्श टाइटल किसे दिया गया था। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीम डोनेशंस। बहुत ज़्यादा डोनेशंस किया करते थे ये। शायद खुद एक स्लेव रहे तो इन्हें इन चीज़ों के बारे में कुछ लगा हो, सोचा हो इन्होंने कि मुझे भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए ताकि बाकी के लोग जो हैं वो स्लेव ना बने। अब इसके अलावा इन्हें जाना जाता है इनकी कुछ मेजर जो हमारी आर्किटेक्चरल चीज़ें थी वो बनाने के लिए, जैसे कि इन्होंने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया है, हमारा एक मॉस्क है ये। और इसके अलावा इन्होंने कवाल उल इस्लाम मॉस्क जो है दिल्ली में वो बनवाई है। तो ये जो दोनों मॉस्क थी, मस्जिदें जो हैं, ये बनवाने के लिए इन्हें जाना जाता है। और साथ में ही कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ही नाम से कुतुब मीनार जो है दिल्ली में वो बनना शुरू हुई थी। तो इन्होंने कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर बनवाया था, स्टार्टिंग की थी, लेकिन फिर उसके बाद ये गुजर गए, नहीं रहे, तो ज़्यादा काम जो है वो नहीं कर पाए। आप आगे देखेंगे कि कुतुब मीनार जो है वो धीमे धीमे बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनवाई है। तो फर्स्ट फ्लोर कुतुब मीनार का अगर पूछा जाता है आपसे, तो फर्स्ट फ्लोर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। तो पूरी एक जानकारी मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में दे देती हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में आता है कई बार, और आजकल तो थोड़ा बर्निंग टॉपिक भी है, इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं क्योंकि शायद, तो इस वजह से। तो कुतुब मीनार की फर्स्ट जो फ्लोर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए थे इल्तुतमिश। तो जो इल्तुतमिश थे उन्होंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर हमारी बनवाई है। इसके अलावा फिर फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर का रेनोवेशन किया गया था फिरोज शाह के द्वारा, और इसकी जो मेन एंट्री है वो शेर शाह सूरी ने बनवाई है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों का इसमें हाथ रहा। आप देखिए ऐबक से शुरुआत हुई, फिर इल्तुतमिश ने काफ़ी कुछ काम करवाया, फिर फिरोज शाह ने भी करवाया, और लास्ट में शेर शाह सूरी तक बात जो है वो पहुँच गई। तो इसी के साथ जब ऐबक जी नहीं रहे तो इल्तुतमिश ने उनका जो है थ्रोन संभाला 1211 एडी में। बहुत ज़्यादा दिन ऐबक जो है वो काम नहीं कर पाए। आप देख रहे हैं 1206 से 1211 बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 साल की बात रही बस। तो 5 साल के बाद जो है इल्तुतमिश आ गए। इल्तुतमिश जो थे ये हमारे एक इल्बारी ट्राइब है एशिया में, उससे बिलोंग किया करते थे। और हुआ क्या था कि ये भी स्लेव ही थे ऐबक के, इसीलिए कहीं इसे आप स्लेव डायनेस्टी के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ जो रूलर्स निकल के आ रहे हैं वो स्लेव्स हैं एक दूसरे के।
तो इल्तुतमिश एक मेन राजा यहाँ पर रहे हैं और इल्तुतमिश जो थे वो स्लेव थे ऐबक के, बट आफ्टर सम टाइम ही मैरिड हिज डॉटर। तो आप सन इन लॉ इन्हें कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन के ऐबक के जो सन इन लॉ थे ही वॉज इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो है वो नेक्स्ट राजा यहाँ पर बने हैं। अब इन्होंने राजा बनने के लिए देखो सबको कुछ ना कुछ करना ही होता है, तो इन्होंने क्या किया था, ऐबक के सन को मार दिया था। तो जब इन्होंने ऐबक के सन को मार दिया था कि वो राजा ना बन सके, तो उसके बाद जो है ये राजा यहाँ पर बन पाए इल्तुतमिश। और इन्हें स्लेव्स ऑफ स्लेव कहा जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव्स की जो ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आप देखो ना एक स्लेव थे ऐबक और उनके स्लेव हुए इल्तुतमिश, तो इसलिए स्लेव ऑफ स्लेव्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इसके अलावा जो है इन्होंने इल्तुतमिश ने इक्ताज जो हैं वो देना स्टार्ट किए थे अंडर इक्तादार्स, मतलब कि पीस ऑफ लैंड्स गिवन फॉर मिलिट्री ट्रूप्स। ये क्वेश्चन आता है बेटा कि इक्ताज क्या है या इक्तादार्स क्या है। तो इक्तादार से इक्ताज जो है वो पीस ऑफ लैंड है जो मिलिट्री ट्रूप्स को जो है वो दी जाती है, गिवन टू मिलिट्री ट्रूप्स। तो इन्होंने मिलिट्री अपनी बढ़ाने की कोशिश की और ये इक्ताज वाला जो सिस्टम था ये इल्तुतमिश ने सेट किया। आप इसे याद कर सकते हैं, आई फॉर IQTAS इक्ताज और आई फॉर इल्तुतमिश। तो दोनों चीजें जो हैं वो यहाँ पर आपको एक साथ याद करने में हेल्प हो जाएगी। एक आई एंड आई यहाँ पर आ रहा है आपका। इसी के साथ इल्तुतमिश ने एक और काम किया है आपका, और वो है कि चंगेज खान के इन्वेजन से बचाया है दिल्ली सल्तनत को। तो उस टाइम पर जलालुद्दीन नाम के एक शख्स थे जिन्हें चाहिए था शेल्टर, चाहिए था उन्हें। तो इल्तुतमिश नेवर गेव शेल्टर टू जलालुद्दीन, और इसी के साथ जो चंगेज खान था वो जलालुद्दीन के पीछे था, तो जलालुद्दीन को इन्होंने नहीं दिया शेल्टर। तो जो दिल्ली सल्तनत थी वो भी बच गई आपकी ये चंगेज खान के कोप से कह सकते हैं आप, या उसके अटैक से। तो और इसके अलावा ये फर्स्ट हमारे इल्तुतमिश ऐसे इंसान थे जिन्होंने अरेबिक कॉइनेज जो है वो स्टार्ट की। ठीक है, तो अरेबिक कॉइनेज मतलब कि टर्किश रूलर थे, फर्स्ट टर्किश रूलर थे एक तो ये, और इन्होंने अरेबिक कॉइनेज मतलब अरब से बनाए, अरब की भाषा में लिखे हुए जो कॉइन्स थे उनकी शुरुआत की यहाँ पे। और कॉपर कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे जिनका नाम था जीतल, कि कॉपर के कॉइन्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। अब तक काफ़ी सारे राजाओं ने यहाँ पर आकर, किसी ने सोने के दिए, किसी ने चांदी के दिए, पर इन्होंने कॉपर कॉइनेज, अरेबिक कॉइनेज यहाँ पे स्टार्ट किए जिसका नाम था जीतल। तो इनके जाने के बाद इनकी जो बेटी थी सुल्तान रजिया, या रजिया सुल्तान के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, वो रूल में आई हैं। और ये 1236 AD से लेकर और 1240 AD तक रही हैं रजिया सुल्तान। ये फर्स्ट वुमेन रूलर थी। अब तक की हिस्ट्री में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, आपको मैंने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दी, और अभी हम मेडिवल के भी काफ़ी एकदम मिडिल में आ चुके हैं। तो रजिया सुल्तान, अब तक आपने देखा होगा कि फर्स्ट रूलर जो है ना, वुमेन रूलर जो हैं, अगर कोई आपको देखने को मिल रही है तो वो रजिया सुल्तान होंगी। इससे पहले कोई भी वुमेन रूलर जो है वो नहीं रही है। ये फर्स्ट वुमेन रूलर जो है वो हमारी बनी यहाँ पर रजिया सुल्तान। तो लेकिन वही है कि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, पैट्रियार्कल सोसाइटी, ना सिर्फ आज से बल्कि हमेशा से ही। तो पुरुषों को जो है महिलाओं का रूल करना कभी पसंद नहीं आता। तो कुछ कॉन्स्पिरेसी के चलते जो है ये हमारी रजिया सुल्तान बहुत टाइम तक नहीं रह पाई, रूल नहीं कर पाई। काफ़ी कम टाइम इन्होंने रूल किया है, 1236 AD से लेकर 1240 तक, मतलब सिर्फ आप देखिए कि 4 साल ही रूल कर पाई हैं। तो जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, और इनके इल्तुतमिश की डेथ होने के बाद, क्योंकि उनके जो बेटे थे वो शायद इतने पावरफुल नहीं रहे, तो फिरोज शाह नाम के एक इंसान ने रूल जो है वो ले लिया था, छीन लिया था आप कह सकते हैं एक तरह से। पर रजिया सुल्तान ने फाइट बैक किया एंड शी टुक द पावर फ्रॉम हिम एंड शी आल्सो किल्ड दिस पर्सन फिरोज शाह। फिरोज शाह को मार के इन्होंने जो है वो अपना शासन, अपने पिता का शासन वापस ले लिया था। पर वही जो मैंने आपसे कहा, टर्किश नोबल्स को कुछ पसंद नहीं आई है कि एक वुमेन कैसे राज्य कर सकती है, तो इसी वजह से इन्हें जो है वो हटा दिया गया, कॉन्स्पिरेसीज हुई कुछ जिसकी वजह से ये हट गई। और इनके जो सक्सेसर्स थे रजिया के बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, कोई मतलब इतना पावरफुल नहीं थे कि वो आगे रूल कर पाए। तो इसी वजह से बालबन जो है वो पावर में आ गए। ये भी आपके एक इल्बारी ही टर्क थे, जैसे मैंने आपको बालबन पहले बताया था इल्तुतमिश के बारे में कि ये भी इल्बारी ट्राइब से बिलोंग करते थे, और जो बालबन था वो भी इल्बारी ट्राइब से बिलोंग करता था। बट वही है कि वो किसी लाइनेज में नहीं आ रहा कि ऐबक का, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया तो वो उसी के घर का ही था कोई मेंबर, फिर रजिया सुल्तान आई फिर घर की मेंबर थी। बट बालबन जो है
ये डिफरेंट ही आपका एक बंदा है जिसने यहाँ पे ले लिया है रूल, और इसे बोला जाता है कि ही बिलीव्ड इन डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप का मीनिंग है कि जो राजा है वही एक तरीके से आपका भगवान है, या जो वो कह रहा है, जो वो कर रहा है वो चीज़ें सही है, इस तरीके की चीज़ों में ये बिलीव रखते थे जो बालवन थे। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपका पॉइबॉस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन फॉर द किंग बाय किसिंग हिज फीट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन दी कोर्ट, इन दी एंटायर कोर्ट। तो इसका मीनिंग ये हुआ आपका कि यहाँ पे इन्होंने एक अलग ही तरीके की, जैसे ये अपने आप को भगवान मान रहे हैं, आप इस चीज़ से समझ सकते हो, ही थिंक्स ही इज गॉड, क्योंकि डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप यही कहती है हमारी। तो इन्होंने इसीलिए पॉइबॉस जो है वो भी स्टार्ट किया। पॉइबॉस में बंदा आएगा और राजा के पैर जो है उसको छू के एक्चुअली, नॉट जस्ट लाइक जैसे आप छू लेते हो वैसा नहीं, किस करके एक्चुअली फीट को पूरे कोर्ट के सामने, और राजा को जो है वो एक तरीके का सैल्यूटेशन देगा। तो ये बालबन का मानना था, अपने आप को बहुत ही बड़ा मानते थे वो। इसके अलावा जो है ये बहुत ही ज़्यादा फियर्स राजा रहा है, और इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था कोर ऑफ 40, जो उस टाइम पे बड़ी पावरफुल मानी जाती थी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी लोग इससे हार जाया करते थे। तो उस कोर ऑफ 40 को बालबन में हरा दिया था, और इसी के साथ इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट की भी शुरुआत की थी, और इस मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम था दीवान-ए-अर्ज। ठीक है, दीवान-ए-अर्ज। तो पहले भी देखिए इल्तुतमिश के टाइम पर भी हमने बात की है, बार बार कहा है मैंने कि वहाँ पे उन्होंने भी मिलिट्री ट्रूप्स के ऊपर काम किया था, और बालबन ने भी दीवान-ए-अर्ज स्टैब्लिश किया। इसके अलावा इन्होंने ये पैट्रनाइज किया अमीर खुसराव को, और अमीर खुसराव जो है वो बहुत ही अच्छे पोएट रहे हैं। अमीर खुसराव को हम पैरट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और साथ में आमिर हसन और अमीर खुसराव, इन दोनों पोएट्स को जो है इन्होंने पैट्रनाइज किया, मतलब इनको बढ़ावा दिया, आगे इनके काम को बढ़ावा दिया है। बाद में हुआ ये कि इनका एक बेटा हुआ करता था महमूद बालबन का, जिसे कि मंगोल्स के साथ जब इनकी लड़ाई हुई है तो उसमें महमूद मर गया, और अल्टीमेटली 1287 AD में जो हमारे बालबन हैं ये भी नहीं रहे। और उसके बाद स्लेव डायनेस्टी का एक लास्ट रूलर रहा है, प्रोमिनेंट नहीं था बट नाम पता होना बहुत ज़रूरी है हर बार कि फाउंडर कौन है और लास्ट रूलर कौन है। तो लास्ट रूलर जो था वो था आपका कायकाबाद। तो जो ये कायकाबाद है, इसके बाद स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है, और बालबन के बाद वैसे खत्म ही थी, बालबन के बाद कोई इतना पावरफुल रूलर नहीं आया है। तो स्लेव डायनेस्टी के चले जाने के बाद, या कह सकते हैं खत्म हो जाने के बाद, न्यू डायनेस्टी रोज हुई। दिल्ली सल्तनत में एक नई डायनेस्टी आई दिल्ली पे रूल करने के लिए, एंड दैट डायनेस्टी वाज खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी जो है ये 1290 AD में आती है आपकी, और 1320 AD तक चलती है। 1290 में आई और 1320 तक चल रही है। काफ़ी टाइम इन्होंने रूल किया है, आप कह सकते हैं 30 साल बहुत होते हैं। तो 30 साल इन्होंने जो है वो यहाँ पे रूल किया है। और इसके जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, वो थे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रूलर्स नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ जो है कुछ ही प्रोमिनेंट रूलर्स मिलते हैं। तो जैसे कि पहले प्रोमिनेंट रूलर यहाँ पे जलाउद्दीन खिलजी थे, या फिर जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अगर आप इनका पूरा नाम जानना चाहते हैं तो। और इन्होंने क्या किया था, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लेमेंसी जलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इन्हें पीस बहुत ज़्यादा पसंद थी, वायलेंस नहीं चाहते थे, ये पीसफुल इंसान थे, बस आगे अपना आराम से रोज हो गए पावर में, तो अब बस ठीक है, जो है जितना है ज़्यादा वो करना नहीं चाहते थे। बट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को अपना गवर्नर बनाया था कारा का, और अलाउद्दीन खिलजी इनका बिल्कुल उल्टा था। आपने काफ़ी मूवीज़ में भी उसके बारे में देखा है। फियर्स रूलर था, काफ़ी लड़ाई बड़ाई में बिलीव करता था, मारकाट में बिलीव करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उनका सन इन लॉ और नेफ्यू दोनों ही चीज़ें मतलब थे, वो उनके ही लाइनेज के थे। तो कुछ मंगोल्स थे जो सुमान से आए थे, उन्हें जलालुद्दीन ने हरा दिया था। और पर वही है कि रूलर्स में हमेशा कई दूसरे इंसान को चाहिए होता है कि उसे रूल मिल जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि उन्हें रूल मिल जाए, तो इसलिए उन्होंने बड़े ही बेरहमी के साथ अपने फादर इन लॉ कहिए, चाहे आप अंकल कहिए, क्योंकि नेफ्यू भी थे ये, तो इनको मार दिया और खुद पावर में आ गए। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनका फिर रूल स्टार्ट होता है 1296 से, और काफ़ी टाइम जो आपका लास्ट है 1320 AD, जो हमारी खिलजी डायनेस्टी का एंडिंग पॉइंट है, उस टाइम तक रहे हैं ये, कह सकते हैं आप। जब 24 साल के करीब इन्होंने रूल किया है यहाँ पे। और इनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट जनरल हुआ करता था जिसका नाम था
उल्घा खान या फिर एक और रहा करता था जिसका नाम था नुसरत खान, और इन दोनों ने मिलकर गुजरात को कॉन्कर करने में हेल्प की थी। काफ़ी ये क्वेश्चन भी आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के वो कौन से गवर्नर थे जिन्होंने गुजरात को कॉन्कर करने में हेल्प किया था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे उल्घा खान या फिर नुसरत खान जो थे, उन दोनों गवर्नर्स ने हेल्प की थी गुजरात को कॉन्कर करने में। और फिर बाद में आपका आता है यहाँ पे कि इन्होंने रणथंभौर भी कैप्चर कर लिया था, वहाँ के जो राजा थे हामिर देवा उनको मारकर, तो हामिरा देवा को मारकर रणथंभौर भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, गुजरात भी इन्होंने कैप्चर कर दिया। फिर ये फर्स्ट ऐसा रूलर था जिसे साउथ इंडिया में भी जाके इसने अटैक जो है वो किया। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बोला था, जलाउद्दीन खिलजी द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वांटेड पीस, but Alauddin Khilji never wanted peace. He wanted to conquer more and more land, and this is very evident in his whole lifetime. You will see कि बहुत ज़्यादा इन्होंने लैंड एक्वायर करने की जो है वो कोशिश यहाँ पर की है। तो ये इनका जो एक कॉन्फिडेंट था, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं जिसके ऊपर काफ़ी भरोसा था, वो था मलिक कफूर, जो कि रूलर्स के पास गया था साउथ इंडिया में अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया, जो वहाँ पे इन्होंने इसे भेजा था कि वहाँ पर जाके भी कॉन्कर कर सके चीज़ें। तो मलिक कफूर का नाम भी आपने देखिए मूवीज़ वगैरह में काफ़ी देखा होगा, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनका प्रोमिनेंट एक ये हमारा कॉन्फिडेंट था। नेक्स्ट जो है इसने कंस्ट्रक्ट की थी, एक मॉस्क कंस्ट्रक्ट की थी रामेश्वरम में, और इसी के अलावा इन्होंने चंडेला जो किंगडम थी उसको भी एनेक्स किया था। हर जगह पे आप देखोगे कि ये कहीं कुछ ना कुछ जो है वो जीतने की ही फिराक में हमेशा बना रहा है। तो इसी के साथ जो है इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सक्सेसफुली इन्होंने मंगोल के अटैक को 12 बार जो है वो रेजिस्ट किया था, कि मंगोल्स 12 बार आए और इसने सक्सेसफुली उन्हें हरा दिया और खुद ही जो है वो बना रहा दिल्ली का सुल्तान। इसके अलावा जो है ये फर्स्ट ऐसा किंग था जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, वरना ज़्यादातर लोगों के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी। इसके पास खुद की एक स्टैंडिंग आर्मी थी बहुत ही बड़ी। इसने अलाई दरवाज़ा जो है वो और पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स जो है फोर्ट शीरी में बनवाया है। फोर्ट शीरी और ये सब चीज़ें इन्होंने बनवाई थी। फोर्ट शीरी, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स या फिर अलाई दरवाज़ा, ये सब अगर पूछा जाए किसने बनवाया है तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। इसके अलावा इनके जो मार्केट ऑपरेशंस के लोग थे उन्हें दीवान रियासत जो है वो कहा जाता था। दीवान रियासत फॉर मार्केट ऑपरेशंस इन्होंने क्रिएट किया था। एक्चुअली जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, आप अगर उसके बारे में पूरा देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका बहुत अच्छा था। ना सिर्फ ये आर्मी के ऊपर काम कर रहा था बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी इसने बहुत सारा काम किया हुआ है, कि जो है काफ़ी अच्छे से इसने चीज़ों को एडमिनिस्टर किया था। लोगों के बारे में सुनना और उनके ऊपर कैसे रूल करना है, अपनी चीज़ों को बना के रखना है, लोगों में अपना दबदबा बना के रखना, ये सब चीज़ें जो है बड़े अच्छे से आती थी इसको। और 1316 AD में ही डाइड। एंड कॉन्कर, इनके बारे में आपने पढ़ा अभी कि कॉन्कर इन्होंने इतनी सारी चीज़ें की हैं, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है, ये भी बनता है कि सबसे पहले क्या कॉन्कर किया इन्होंने। तो सबसे पहले ही कॉन्कर्ड देवगिरी नाम की जो जगह थी, सबसे पहले उसे कॉन्कर किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। और इनकी डेथ के बाद इवेंचुअली जो पंजाब के गवर्नर थे इनके टाइम पर, गाजी मलिक, ये और कुछ नोबल्स ने मिलके जो है वो दिल्ली के ऊपर कॉन्कर करने की कोशिश की और कॉन्कर कर भी लिया उन्होंने। तो गाजी मलिक जो है या फिर घियासुद्दीन तुगलक जो है, उन्हें माना जाता है नेक्स्ट डायनेस्टी का फाउंडर। तो अभी देखो, पहले स्लेव डायनेस्टी आई, फिर खिलजी आई और अब हम थर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट डायनेस्टी जो है वो है हमारी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी की स्टार्टिंग 1320 AD से हो रही है आपके 1414 AD तक, और इसके फाउंडर हो गए आपके गाजी मलिक, जो गवर्नर थे पंजाब के, किसके टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। और या फिर इन्होंने अपना नाम बदल दिया, घायुसुद्दीन तुगलक जो है वो रख लिया उस टाइम पे। इन्होंने बंगाल, उत्कल, उड़ीसा, वारंगल, ये सारी की सारी जगहें जो है वो जीत ली। तो ये भी अलाउद्दीन के जैसे ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्कर एंड कॉन्क्वेस्ट वाला बंदा था। तो आप देखो, बंगाल हो गया, वारंगल हो गया या उड़ीसा, उत्कल, ये सारी की सारी जगहें इसने एक बड़ा सा जीत के, सिर्फ दिल्ली का इसे तख्त नहीं चाहिए था, पूरे जो है इंडिया के ऊपर राज करने की इसकी मंशा थी। और इसके साथ ये कि इसके टाइम पर भी मंगोल्स जो थे वो देखो कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर कोशिश कर रहे थे यहाँ पर दिल्ली के ऊपर राज्य अपना जमाने की। तो इसने भी मंगोल्स को हराया।
आया और उन्हें राज्य में नहीं आने दिया, सीज करा, बार बार उन्हें कन्फाइंड करा एक जगह पर कि ना आ सके। इन 1325 AD ही वॉज क्रश्ड टू डेथ। तो क्रश्ड टू डेथ अगर आप सुने वाइल अटेंडिंग एन इवेंट फॉर हिज विक्ट्रीज इन बंगाल। तो अपने एक इवेंट इनका चल रहा था कि जिसमें ये अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे कि बंगाल इन्होंने जीत लिया है। तो वहाँ पर इन्हें इनकी डेथ के लिए वहाँ पर ही जो है कुछ इन्वेजन्स हुए जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई एंड ही वॉज क्रश्ड टू हिज डेथ। और इनकी जो टूम थी वो इन्होंने खुद ही बना ली थी 1325 AD में इन एन इरेगुलर मैनर पेंटागनल शेप। इट इज लोकेटेड इन द फोर्ट्रेस ऑफ तुगलकाबाद। तो मीनिंग ये है कि इन्होंने पहले से ही अपना डिसीजन ले लिया था कि भाई ये तुगलकाबाद जो है फोर्ट बना हुआ था एक, वहां पर मुझे दफना दिया जाए। और एक इनकी ऐसी टूम है जो पेंटागनल शेप में है, पेंटागन के शेप में जो है वो पाई जाती है और वहां पर इन्होंने पहले से ही बनवा ली थी कि मैं मर जाऊं तो मुझे यहाँ दफना देना। तो जब ये मर जाते हैं 1325 AD में तो इन्हें वहां पर तुगलकाबाद फोर्ट्रेस में दफना दिया गया इनके पेंटागनल इरेगुलर पेंटागनल शेप टूम के अंदर। तो इनके जाने के बाद जो है नेक्स्ट जो राजा आया वो था आपका जूना खान या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो क्राउन प्रिंस था। इन्होंने पहले ही जैसे राजा अपने रहते रहते एक किसी को प्रिंस को अपने क्राउन दे देता है कि मेरे जाने के बाद ये राजा बन जाएगा। तो ये जो हमारा जूना खान या फिर मोहम्मद बिन तुगलक है ये उनका क्राउन प्रिंस था और इसने ले लिया आराम से जो राज्य था और इसने अपना नाम भी बदल दिया जैसे इसके फादर ने बदला था, नाम रख लिया इन्होंने अपना मोहम्मद बिन तुगलक। And he also stood upright for political and administrative unity of India। देखो जब तक आप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिटी है उसके बारे में नहीं बात करोगे, आप एक जगह पे राज्य नहीं कर सकते। तो इन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी के बारे में इसने भी बात की और साथ में इसने क्या किया कि टैक्सेस जो थे वो इंक्रीज कर दिए थे दोआब रीजन में। दोआब जो है ये गंगा यमुना वाला जो रीजन जो होता है जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं, दोआब रीजन जिसको कहा जाता है, वो बड़ा ही फर्टाइल पीस ऑफ लैंड होता है और सब लोग उसके ऊपर आप देखेंगे आगे भी अगर आपने पढ़ेंगे तो कि टैक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा लगाते थे कि फर्टिलिटी ज़्यादा है तो तुम ज़्यादा कर दो। तो ये जो टैक्सेस हैं इसने यहाँ पर काफ़ी सारे लगा दिए और साथ में इन्होंने अपनी कैपिटल जो है देवगिरी की जगह दोबारा से दिल्ली में सेटलमेंट की। देवगिरी में कैपिटल किसने सेटल की थी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद होगा कि सबसे पहले देवगिरी पर राज्य जो है अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे स्थापित किया था। तो वहाँ से जो है कैपिटल दोबारा से हमारा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में लेकर आ जाता है। इसी के साथ इसने भी कॉपर करेंसी सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया। वैसे तो पहले ही हो चुका है, इल्तुतमिश ने कर दिया था, पर इसने भी अपनी डायनेस्टी का कॉपर करेंसी सिस्टम कॉपर के बने हुई करेंसी जो है वो सबके सामने लेकर आई। और जूना खान की डेथ होने के बाद जो है फिरोज तुगलक राज्य में आया और फिरोज तुगलक जो था वो गाजी मलिक का यंगर ब्रदर था, छोटा भाई था। और इसने क्या किया कि ही विड्रू ऑल एग्रीकल्चर लोन्स ग्रांटेड बाय जूना खान। जो भी लोन्स जूना खान ने दिए थे इसके आने से पहले वो सबके सब इसने विड्रॉ कर लिए। इसने कहा भाई मैं कोई नहीं मानता, मैं अब राजा हूँ, मैं कोई लोन वोन नहीं मान रहा, सब चुकता करो। ठीक है, ये मतलब इसका मतलब है कि अच्छा बंदा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नहीं रहा। लेकिन फिर इसने काफ़ी सारे वेल्स बनवाए हैं, 150 वेल्स बनवाए हैं, ब्रिजेस बनवाए हैं, 100 डैम्स बनवाए हैं, इरिगेशन कैनल्स बनवाई हैं। तो कंस्ट्रक्शन के मामले में तो फिरोज तुगलक का कोई नाम नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है कि आप कर नहीं सकते। इतने सारी चीज़ें उसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। कुतुब मीनार रिपेयर करवाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जब बताया था कि कुतुब मीनार में इसका भी हाथ है। इसके बाद इसने हौस खास रिसोर्ट बनवाया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप हौस खास जरूर गए होंगे। और तो वहाँ का जो वो पूरा रिसोर्ट या जो भी जो प्लेस है वो किसने बनवाई, तो फिरोज तुगलक ने बनवाई है। इसके अलावा इसने मैरिज ब्यूरोज बनवाए हैं और इसी वजह से इसे सल्तनत अकबर जो है वो कहा जाता था। देखो अकबर के बारे में आप पढ़ेंगे अभी आगे, बार बार मंगोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो अकबर भी आ ही जाएगा फिर। तो दिल्ली सल्तनत के बाद आता है एक्चुअली अकबर, बट अकबर का नाम बहुत ग्रेट है, हम सब ने बचपन से सुना भी हुआ है। तो इसे सल्तनत पीरियड के अकबर के नाम से जाना जाता था। किसे? फिरोज तुगलक को। सल्तनत अकबर कौन था? फिरोज तुगलक था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी करने की कोशिश ये कर रहा है और स्टार्टिंग में लगा शायद अच्छी नहीं करने की कोशिश कर रहा है, एग्रीकल्चर लोन्स क्योंकि इसने विड्रॉ कर लिए, पर कोई बात नहीं, फिर बाद में अच्छा ही काम कर रहा है। इसके अलावा इसने बड़े बड़े टाउन्स बसाए जैसे फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, इनके नाम आपने आज भी सुने हुए हैं। तो ये बड़े बड़े टाउन्स उस टाइम के रहे जो इसने जो हैं वो बसाए। एंड ही लेविड जीजिया ऑन ब्राह्मण्स, इन्होंने एक टैक्स लगाया था ब्राह्मण्स के ऊपर, टैक्स लगाया था जीजिया जो नाम का टैक्स ब्राह्मण्स के ऊपर सिर्फ। तो अब लगा दिया तो लगा दिया भाई, एक किसी भी
जो बंदा होता है उसे अपने कम्युनिटी के अलावा दूसरे लोग जो हैं वो नहीं पसंद आते हैं, ज़्यादातर इतनी टॉलरेंस नहीं होती है उसके अंदर, तो उसने एक अलग टैक्स जो है वो ब्राह्मण्स के ऊपर लगा दिया, जिजिया नाम का। और साथ में इन्होंने जो है जो गलत काम एक तरीके से किया, जो पुरी में हमारा जगन्नाथ टेम्पल है तो उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, डिवास्टेट करने की कोशिश की। तो कोई वैसे बड़ी बात नहीं है, हम गौरी के टाइम से देख रहे हैं, गजनी के टाइम से देख रहे हैं कि बार बार टेम्पल्स को लूटा जा रहा है, तो इनकी आदत ही कुछ इस टाइप की थी कि लूट लाट के अपना काम बनाना। कोई बात नहीं, अब कर लिया तो कर लिया भाई, अब तो कोई कर नहीं सकता। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम, तो इन्होंने पैट्रोनाइज किया था एक स्कॉलर को, जियाउद्दीन बरानी, जो कि एक हिस्टोरियन थे, तो उसे पैट्रोनाइज उन्होंने किया। तुगलक रूलर जो थे उसमें लास्ट थे नसीरुद्दीन मोहम्मद। और तैमूर इन्वेजन जब हुआ तो उस टाइम पे तुगलक डायनेस्टी के जो राजा थे वो थे मोहम्मद शाह तुगलक। ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वन लाइनर टाइप के बीच बीच में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये आ चुके हैं क्वेश्चंस में। ये तैमूर इन्वेजन जब हुआ था तुगलक डायनेस्टीज के टाइम पे, तो मोहम्मद शाह तुगलक उस टाइम पे रूलर थे, और इसी तरीके से लास्ट तुगलक रूलर जो थे वो थे नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो अब जो है इनके जाने के बाद दिल्ली सल्तनत में अभी भी आपकी 2 डायनेस्टीज बचती हैं, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी जो है वो। तो उसके बाद मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं एक बार में, ताकि कंप्लीट हो जाए हमारा काम। सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी जो है उसकी शुरुआत होती है 1414 एडी में हमारे ऊपर तुगलक डायनेस्टी के खत्म होने के बाद, और 1451 एडी तक चलिए काफ़ी टाइम इन्होंने भी रूल कर लिया है। इनके जो फाउंडर थे वो थे हमारे कीजर खान। तो ये जो कीजर खान है ये 1414 एडी से लेके 1421 एडी इन्होंने काफ़ी साल देखो काम कर लिया। वरना जनरली जो रूलर्स होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं, वो आप देखेंगे कि बहुत कम टाइम चल पाते हैं और इतना कुछ प्रोमिनेंट इनफ भी नहीं कर पाते। बट ये सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे, और ये गवर्नर थे मुल्तान के पहले, और बाद में इन्होंने जो है अपनी सैयद डायनेस्टी फाइंड कर ली, जो हमारी तुगलक डायनेस्टी थी उसके खत्म होने के बाद। इन्होंने एडवांटेज एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो तैमूर इन्वेजन हुआ और इन सब चीज़ों के एडवांटेज ले ली, और दिल्ली का तख्त जो है खुद हथिया लिया। फिर जो हमारे ये खिजर खान थे, इन्होंने सूरत, दिलापुर और पंजाब ये सब चीज़ें भी जीत ली, लेकिन ये कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए, क्योंकि जो पहले से बड़ी बड़ी चीज़ें जीती जा चुकी थी तुगलक्स के टाइम पे या अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, जैसे बंगाल, डेक्कन, गुजरात, जौनपुर, खानदेश, मालवा, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ थी उस टाइम की, ये सब ये हार गए। तो कुछ चीज़ें जीते पर ज़्यादा चीज़ें हार गए, और 1421 एडी में जो है इनकी डेथ हो जाती है। और इनके बाद मुबारक शाह नाम का जो बंदा है, वो इनका बेटा था, और वो आता है रूल में। तो 1421 एडी में आता है ये, और ये 1434 एडी तक जो है वो काम करता है। मुबारक शाह जो है ही क्रैश द लोकल चीफ्स ऑफ द दोआब रीजन एंड द खोकर्स। तो ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा फियर्स रूलर फिर से आया। इसने लोकल चीफ्स जो थे हमारे दोआब रीजन के, उनको भी क्रैश किया, उनको ऊपर नहीं उठने दिया। और साथ में जो खोकर्स ट्राइब थी, जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, हमारे मोहम्मद गोरी के टाइम पे, मोहम्मद गोरी को मारने में खोकर्स का बहुत बड़ा जो रोल है वो रहा है। तो खोकर्स को भी इसने जो है वो नहीं बढ़ने दिया, उसको भी इन्होंने क्रैश किया है कि नहीं, ऊपर नहीं बढ़ने दिया। और ये फर्स्ट ऐसा सुल्तान था, या फर्स्ट ऐसा सुल्तान रूलर था जिसने एक हिंदू नोबल को अपनी कोर्ट ऑफ दिल्ली में जगह दी कि ठीक है कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि सारे हमारे ही लोग हों, हम सभी को इक्वालिटी के साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो ये ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान रूलर टू अपॉइंट हिंदू नोबल्स इन हिज कोर्ट। हिंदू नोबल्स को भी इसने जो है वो जगह दी अपने कोर्ट में। और इन्होंने मुबारक सिटी बनाई थी हमारी जमुना रिवर के बैंक्स पे। और मुबारक शाह का जो नेफ्यू था मोहम्मद शाह, उसने इसे असेंड किया है। इसके बाद जो है मोहम्मद शाह रूलर बना। तो मोहम्मद शाह जो था वो 1434 से 1445 थोड़ा टाइम जो है इसने रूल किया, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी टाइम है, 10-11 साल का। और ये इसने जो है मालवा के रूलर्स को बहलूल लोधी के हेल्प से हरा दिया, और इसने टाइटल दिया था बहलूल लोधी को हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहलूल लोधी ने हेल्प की मालवा रीजन को जीतने में। तो खानी खनन जो है इन्होंने एक टाइटल दिया हमारे बहलूल लोधी को, और साथ में इन्होंने लोधी को लाहौर का गवर्नर भी बना दिया। पर वही है, देखिए पहले इंसान मदद करता है आपकी कुछ करने में, और फिर उसके बाद वो आपको ही नीचे गिराकर और खुद जो है ऊपर उठना चाहता है। तो वही यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ लोधी ने भी किया है हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट रूलर था वो था अलाउद्दीन शाह। मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन शाह, ये बहुत ही वीक रूलर था। और बहलूल लोधी जो उस टाइम पे से लाहौर का गवर्नर बनाया गया था, इसने जो है वो अलाउद्दीन शाह को भेजा
और दिल्ली को कैप्चर कर लिया। तो लोधी डायनेस्टी की और शुरुआत हो गई। अपने अपने नाम से सब लोगों को डायनेस्टी शुरुआत करने की बहुत शौक है। तो लोधी डायनेस्टी की इसी के साथ शुरुआत होती है, जो कि हमारी दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है। इसके बाद मुगल्स आ जाएंगे हमारे, तो ध्यान से आप इसके बारे में भी समझ लें। तो लोधी डायनेस्टी जो है वो 1451 एडी में स्टार्ट हुई और जो हमारा एंडिंग है 1526 एडी। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि दिल्ली सल्तनत कितने टाइम तक चली है, तो ये आपका यहाँ पर 1451 एडी से लेकर 1526 एडी तक जो है लोधी डायनेस्टी चली, दिल्ली सल्तनत नहीं, ठीक है। 1526 पे आके हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। तो इसके पहले जो रूलर है, फाउंडर है बहलूल लोधी। हमेशा की तरह इन्होंने भी फायदा उठाया वीक रूलर होने के जो ऊपर हमारे थे उनका, और अपना आराम से यहाँ पे राज्य जमा लिया। और लोधी के बाद मैं बोल ही चुकी हूँ सल्तनत पीरियड खत्म हो जाता है। और ये इनके पास बहुत सारे इन्होंने वेरियस मेजर्स किए अपने नोबल्स को गेट्रीफाई कराने के लिए, मतलब कि ऊपर दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम आपको भी सब कुछ मानते हैं। तो ऐसा काम इन्होंने यहाँ पे किया है। इसके अलावा इन्होंने इटावा, ग्वालियर, मेवात, सातिक और संथल नाम की जो जगहें थी ये सब कॉन्कर की। और ये एक बहुत ही वाइज रूलर थे, जो माना जाता है कि इन्होंने क्या किया कि नोबल्स को थ्रोन पे बैठने दिया इंस्टेड ऑफ सिटिंग हिज ओन। इन्होंने कहा कि कुछ एक इंसान के रूल चलाने से अच्छा है कि कुछ लोग मिल के रूल जो है वो चलाएं, तो शायद अच्छा जो रूल है वो काफ़ी सारे लोगों के आइडियाज़ के साथ चल सकता है। तो 1489 में ही डाइड। और इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं सिकंदर शाही, जो कि बहलूल लोधी का बेटा था। तो सिकंदर शाही रूल करने के लिए आता है हमारा 1489 एडी से लेकर के और 1517 एडी तक। तो ये हमारा एक अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था और इसने जो है सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे हिंदूज के ऊपर, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने धर्म के लिए बात करने वाला और दूसरों को कुछ ना मानने वाला टाइप वाला इंसान था। और इसे शहनाई म्यूज़िक बहुत पसंद था सिकंदर लोधी को, और इसी वजह से ये ही वर्क ऑन म्यूज़िक नेम्ड लहाजाती सिकंदर शाही। और तो ये लहाजाती सिकंदर शाही जो है ये म्यूज़िक उन्हीं के इसी के टाइम पे, सिकंदर के ही टाइम पे जो है वो बना हुआ है, सिकंदर शाही के टाइम पे। और इसने आगरा सिटी की जो फाउंडेशन है वो रखी। इसका मतलब आगरा सिटी को जो आज वो इतनी फेमस बनी है उसकी शुरुआत जो है उसे बनाने की सिकंदर शाही ने की। तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिंदूज, इस टाइप की जो बातें हैं ये सब आप सिकंदर शाही के बारे में पूछी जाए तो बता सकते हैं। और शहनाई म्यूजिक किसे पसंद था, तो सिकंदर शाही को पसंद था। इसके बाद लास्ट रूलर एक तरीके से हमारा आता है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जो है वो 1517 एडी से लेकर के और 1526 एडी तक रहा है हमारा। और ये जो था हमारा, ये भी इंटॉलरेंट और एडमेंट रूलर था। रूलर है अगर आप, तो आप इंटॉलरेंट नहीं हो सकते, आपको लोगों की बातें भी सुननी आनी चाहिए। पर वही है कि इसी वजह से डेमोक्रेसी नहीं है, वो मोनार्की है कि आप इंटॉलरेंट भी हो सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप डिक्टेटर भी बन सकते हैं और लोगों को आपकी बात ज़बरदस्ती में माननी भी पड़ती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमारी इब्राहिम लोधी के साथ रही। तो ही हैड ह्यूमिलिएटेड मैनी नोबल्स एंड किल्ड मैनी क्रूअली। जितना आप देख सकते हैं कि लोधी डायनेस्टी की शुरुआत इतने अच्छे से हुई थी कि नोबल्स को ज़्यादा वो दिया जा रहा है, तो वो इब्राहिम लोधी ने आगे सब जो है ख़राब कर दिया एकदम, नोबल्स को मार दिया ब्रूटली, उनकी बेइज्जती करना और ये सब जो काम थे वो इब्राहिम लोधी को बड़े आराम से करने आते थे। और इन्होंने अपने जो बेटा खुद का था दिलावर खान, तो दिलावर खान को भी क्रूएलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई उसके खिलाफ भी। अब जब अपने बेटे का ही नहीं साथ दे रहा तो और किसी का क्या साथ दे रहा होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है शायद इस चीज़ को। तो जो है दौलत खान उस टाइम पे एक बहुत ही पावरफुल नोबल था पंजाब का। अब जब देखिए किसी के खिलाफ काम होना शुरू होता है तो कुछ लोग वहाँ पर फिर बात जो है वो अपनी उठाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। तो दौलत खान जो उस टाइम पे पंजाब का बहुत ही बड़ा अच्छा गवर्नर था या नोबल था आप कह सकते हैं, तो ये जो है डिस्कनेक्ट हो गया इब्राहिम लोधी के साथ और बाद में इसने बाबर को बुलाया। आप जानते ही हैं बाबर जो हैं उन्होंने मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की। तो यहाँ से दौलत खान ने बाबर के साथ हाथ मिला लिया कि तुम आओ और आकर के ये दिल्ली को अपना लो, दिल्ली के ऊपर रूल करो आके। तो कुछ और कर नहीं सकते थे, हेल्प लेनी पड़ती किसी बड़े की। तो बड़े की हेल्प लेके यहाँ पे और इब्राहिम लोधी को या लोधी डायनेस्टी को, दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं ये लोग।
अब कुछ एडमिनिस्ट्रेशंस थे हमारे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो थ्रू आउट चले हैं, स्टार्टिंग से स्लेव डायनेस्टी से लेकर लोधी डायनेस्टी तक कुछ नाम जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिए गए थे। जैसे कि दीवान ए रियासत जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स था आपका, कि रियासत की जो भी वहाँ पे आप आके अपनी चीज़ें जो हैं वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं, अपील्स रख सकते हैं। ऐसे ही दीवान ए अर्ज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फिर दीवान ए बंदागन, ये था आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, क्योंकि उस टाइम पे स्लेव्स बहुत ज़्यादा चलते थे, हर एक इंसान के पास स्लेव्स अपने बड़े बड़े राजाओं के पास हुआ करते थे। फिर दीवान ए ख्वाजा ए मामलिक, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस था आपका। दीवान ए इश्तियाक, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस था, तो पेंशंस उस टाइम पे भी चल रही थी आपकी। इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी को आप दीवान ए खैरात कह सकते हैं, आज भी कहा जाता है खैरात में चीज़ें जो है वो दे रहे हैं, तो वो चैरिटी जो है वो खैरात हो गई आपकी। दीवान ए कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दीवान ए इंशाह डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, और इसी तरीके से दीवान ए रियासत डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट या फिर डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स एक ही हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसी के साथ आपकी दिल्ली सल्तनत जो है वो खत्म होती है, और नेक्स्ट हमारी अपकमिंग वीडियो में हम मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे। और मुगल एम्पायर भी बहुत बड़ी है, और लास्ट में हमारे आते हैं मराठास, और उसी के साथ हमारी खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी मेडिवल हिस्ट्री। तो लेट्स मूव ऑन एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मुगल एम्पायर मेडिवल हिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो तब तक अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अच्छी नहीं लग रही हैं तो अपने एनिमीज के साथ में, ताकि वो भी तो देख के जो उनका भी बुरा ही हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर इसी नोट के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।